जरा सोचिए कि आपके घर की किसी महिला या पुरुष के चेहरे का इस्तेमाल किसी अश्लील वीडियो या फोटो में कर दिया जाए और वो वायरल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज में आपको फोन आए कि मैं मुसीबत में हूं और बिना जांचे परखे आपने बात मान ली और आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए कि चुनावों के दौरान बड़े नेताओं की आवाज का इस्तेमाल समाज में धार्मिक या हिंसात्मक कट्टरता को बढ़ाने के लिए होने लगे, तो आप क्या करेंगे? हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट से किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। तेजी से फैल रहे डिजिटल आतंकवाद के इस मुद्दे पर व्यवहारिक भाषा में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में आप अपने साथ होने वाली अनहोनी से बच सकें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। गिबली, घिबली या जिबली, इस नाम का ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो चुका है कि मानो एनिमेशन की फोटो की बाढ़ सी आ गई। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरी तक लोग अपनी फोटो को जिबली स्टाइल में एनिमेट कर बोल रहे हैं कि वाह क्या शानदार फोटो बनाई है मेरी। ईमानदारी से बताइएगा कि इंटरनेट पर तेजी से फैले इस ट्रेंड में शामिल होने से पहले क्या ठहर कर आपने एक बार भी सोचा कि कहीं आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ तो आप क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है, कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अपने सिर पर हाथ रख ये सोचने के कि मैंने ये क्या कर दिया। तो चलिए आपको मैं आसान भाषा में समझाती हूँ कि आखिर वो कौन से खतरे हैं जिसके चलते इस वीडियो के जरिए आपको आगाह करना जरूरी हो गया है। सबसे पहले जान लीजिए ये जिबली क्या है। जिबली आर्ट फॉर्म को जापानीज एनिमेटर मियाजाकी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। इसका मकसद पूरी दुनिया में एनिमेशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था और वो मकसद इस कदर सफल हुआ कि दशकों बीत जाने के बाद आज इंटरनेट के जमाने में ये एनिमेशन स्टाइल फॉर्म वायरल हो चुका है। अब आपको समझाते हैं कि इस एनिमेशन पर एआई से जुड़े टेक साइंटिस्ट चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं। जिबली आर्ट फॉर्म को ओपन एआई के चैट जीपीटी और इलॉन मस्क के ग्रोक प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मॉडर्न एआई टेक को डेवलप करने वाले और इसकी जानकारी रखने वाले विसल ब्लोअर लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओपन एआई इस पैटर्न के जरिए लाखों करोड़ों लोगों की ओरिजिनल फोटोज लेकर उसका इस्तेमाल अपने फोटो बैंक बनाने के लिए कर सकता है। आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो अनजाने में ही अपनी फोटो को ओपन एआई को सौंप दे रहे हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी पूरी तरह से खतरे में आ गई है। एआई टेक एंड प्राइवेसी एकेडमी की सह संस्थापक लुइजा जारवोस्की के मुताबिक जीडीपीआर यानी कि सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम, जो कि यूरोपीय संघ का एक कानून है जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उसके अनुच्छेद 6.1.a के मुताबिक जब लोग ओपन एआई पर इस एनिमेशन को बनाने के लिए अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो अनजाने में वो इस वेबसाइट को अपनी सहमति दे देते हैं कि आप मेरी फोटो का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। लुइजा के मुताबिक ओपन एआई आपके फोन, लैपटॉप तक आपकी निजी तस्वीरों तक आसानी से अपनी पहुंच हासिल कर लेता है, जो भविष्य में आपके लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसके अलावा हिमाचल साइबर वॉरियर्स की टीम ने भी इस खतरे से आगाह करते हुए कहा है कि जिबली एनिमेशन के इस ट्रेंड को फॉलो करने से पहले ठहरो और सोचो, कहीं आपकी फोटो गलत हाथों में तो नहीं जा रही। आपकी फोटो का इस्तेमाल कहीं एआई को ट्रेनिंग देने के लिए तो नहीं किया जा रहा। आपकी फोटो विज्ञापन कंपनियों को बेचकर उसका गलत इस्तेमाल तक किया जा सकता है। जब आप फोटोज अपनी अपलोड करते हैं तो एआई टूल्स मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि लोकेशन एंड आपके फेशियल पैटर्न्स। एंड अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाए तो टारगेटेड मार्केटिंग एंड स्कैम्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओपन एआई ने अभी तक जिबली पर किसी प्रकार का प्राइवेसी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हालांकि जब चैट जीपीटी से पूछा गया कि जिबली आर्ट जनरेटर में व्यक्तिगत फोटो अपलोड करना सुरक्षित है, तो उसने जवाब दिया नहीं। किसी भी एआई टूल पर व्यक्तिगत फोटो अपलोड करना सुरक्षित नहीं है जब तक कि आप इसकी गोपनीयता नीतियों और डेटा हैंडलिंग प्रथाओं के बारे में सुनिश्चित न करते हो।
चैट जीपीटी के बाद जब इलॉन मस्क के ग्रोक एआई प्लेटफॉर्म से सवाल पूछा गया कि क्या जिबली एनिमेशन बनाने के लिए ग्रोक पर व्यक्तिगत फोटो अपलोड करना सुरक्षित है, तो जवाब मिला कि एक्स एआई स्पष्ट रूप से ये विवरण नहीं देता कि ये अपलोड की गई तस्वीरों को कितने समय तक बनाए रखता है या उनका उपयोग भविष्य के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अपलोड किए गए डेटा को सर्वर पर स्टोर करते हैं, जहां इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि आज जो कुछ भी इंटरनेट पर अवेलेबल है उसे हैक किया जा सकता है, जिसमें लोगों की तस्वीरें हैकर्स का सबसे मेन टारगेट होती है। अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं तो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान कर रही महिलाओं की तस्वीरें कैमरे में कैद कर उन्हें इंटरनेट पर बेचा जा रहा था। इसके अलावा डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर रश्मिका मंदाना से लेकर काजोल और न जाने कितने राजनेताओं की फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल कर उन्हें इंटरनेट की असीम दुनिया में अपलोड कर उनकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी की आवाज का इस्तेमाल रील्स में गाना गाने के तौर पर कर दिया गया। आपने भी ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें वो गाना गा रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपने उसे मजाकिया वीडियो के तौर पर देखकर अगली वीडियो पर स्वाइप कर दिया होगा। लेकिन उस वक्त वीडियो स्वाइप करने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए था कि क्या भविष्य में मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मेरे परिवार या किसी दोस्त को गलत मकसद के साथ बरगलाया भी जा सकता है। अक्टूबर में ही एक स्टडी की गई कि भारत के युवा सोशल मीडिया पर कितने घंटे बिताते हैं, जिसमें पाया गया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाला युवा 24 घंटे में करीब 3 घंटे का वक्त रील्स देखने, फोटो शेयर करने, वीडियो देखने के लिए करता है। कुछ केसेस में तो कुछ युवा 7-7 घंटे तक सोशल मीडिया पर अपना समय बिता रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया समाज के कई हिस्सों और दोस्तों से जुड़े रहने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन ये तब खतरनाक हो जाता है जब आप आज के समय में मौजूद कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप का इस्तेमाल बिना कुछ सोचे समझे झट से कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐप ऐसे हैं जिसमें फेस स्वाइप सेकंड्स में कर दिया जाता है, यानी आपने अपने फोन में अपना कोई एक फोटो चुना और जिस भी फोटो पर उसे आप लगाना चाहते हैं वो झट से उस फोटो में रिप्लेस हो जाता है। फोन में ऐप इंस्टॉल करते वक्त जब वो ऐप आपसे आपकी फाइल्स, फोटो, कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन मांगता है तो बिना कुछ सोचे आप अलाउ के बटन पर टिक कर देते हैं, जिसके बाद आपके फोन में मौजूद आपकी हर फोटो, वीडियो का एक्सेस उसे आसानी से मिल जाता है, चाहे वो आपका कोई प्राइवेट फोटो, वीडियो ही क्यों ना हो। अब आप ये जान लीजिए कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा मनवाने वाले नेता, बिजनेसमैन के चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल कैसे और कब किया गया और उसके बाद क्या हुआ। 2018 में बेल्जियम के एक राजनीतिक दल ने डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो भाषण दे रहे थे, जिसमें बेल्जियम से पेरिस जलवायु समझौते से अपना नाम वापस लेने के लिए कह रहे थे। हालांकि ट्रंप ने वो भाषण कभी नहीं दिया था। एक वीडियो में पाया गया कि पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी है। बराक ओबामा को डोनाल्ड ट्रंप का पूर्ण मूर्ख कहते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। मार्क जकरबर्ग को एक वीडियो में यह कहते हुए पाया गया कि उनके पास अरबों लोगों के चुराए हुए डेटा पर पूरा कंट्रोल है। गेम ऑफ थ्रोन्स के निराशाजनक अंत के लिए जॉन स्नो की मार्मिक तौर पर माफी मांगते हुए वीडियो आपने देखी होगी। असलियत में ये सब कभी नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी हस्तियों की आवाज का इस्तेमाल, चेहरे का इस्तेमाल फेक वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ये सब आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे। भारत सरकार ने इसके लिए आईटी एक्ट 2021 के तहत एक सर्कुलर जारी किया है कि अगर आपकी कोई तस्वीर या वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पर दिखे जिससे आपको आपत्ति है तो उस प्लेटफॉर्म को आप ईमेल या लेटर भेजकर सूचित कर सकते हैं कि मेरी इस वीडियो या फोटो को डिलीट करिए, मुझे इससे आपत्ति है। और इस कानून के तहत 36 घंटे के भीतर उन्हें डिलीट करना पड़ेगा और नहीं किया तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सब जितना कुछ आपको हमने बताया, जाहिर सी बात है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक डिजिटल आतंकवाद से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि आप जानेंगे कैसे कि ये डीप फेक वीडियो है। चेहरे के हाव भाव का मेल न खाना, पलक झपकने का पैटर्न या ऐसी गतिविधियों पर ध्यान दें जो वीडियो ऑडियो से मेल न खाती हो। लिप सिंक यानी कि आपके होठ की हरकत और आवाज में तालमेल की कमी के जरिए आप पहचान सकते हैं कि वीडियो असली है या नकली। बोले गए शब्दों और होठों की हरकतों के बीच के तालमेल को गौर से देखें। डीप फेक टेक्नोलॉजी हमेशा ऑडियो को वीडियो के साथ पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं कर सकती है। वीडियो में चेहरे के आसपास अजीब या धुंधले किनारों की जांच करें।
विशेष रूप से हेयरलाइन या ठोड़ी के पास, जो डिजिटल हेयरफेयर का संकेत दे सकता है। ऑडियो गड़बड़ियों, बैकग्राउंड में शोर या आवाज की टोन में बदलाव पर भी ध्यान दें, जो ऑडियो हेयरफेयर का संकेत आपको दे सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि भविष्य में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किए जाने की संभावना है। भारत की बात करें तो यहाँ पूरे साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है। जरा सोचिए कि किसी बड़े नेता की आवाज का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, कट्टर सोच को बढ़ावा देने, दूसरी पार्टी के किसी नेता पर संगीन आरोप लगाने और गलत डेटा की जानकारी देने तक में कर दिया गया तो मामला कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके अलावा फेक न्यूज बनाकर समाज में अशांति पैदा करने के मकसद से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, डीप फेक का इस्तेमाल महिलाओं को बदनाम करने में एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि 90% से ज्यादा डीप फेक वीडियो अश्लील होते हैं। आतंकी संगठनों और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। साइबर अपराधों में आपकी आवाज का इस्तेमाल कर आपके परिवार या दोस्त से वसूली तक की जा सकती है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है और डीप फेक टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ फायदे भी हैं। डीप फेक तकनीक का उपयोग विदेशी भाषा की फिल्मों पर डबिंग को बेहतर बनाने और वो अभिनेता जो आज हमारे बीच नहीं है उनकी आवाज को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। मॉस्को में सैमसंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने डीप फेक तकनीक का उपयोग करके मोनालिसा को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया था। इस तकनीक का उपयोग एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित रोगियों की आवाज को वापस लाने के लिए किया गया। युद्धग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए सहानुभूति पैदा करना, MIT और यूनिसेफ की सहानुभूति जैसी परियोजनाएं सीरिया, यमन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों की AI तस्वीरों के जरिए बनाकर आपदा क्षेत्र के पीड़ितों के लिए सहानुभूति बढ़ा रही हैं। ऊपर हमने आपको जितनी भी जानकारी बताई, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के दौरान अगर आपने उनमें से किसी भी एक चीज को देखा तो अब ये वक्त आ गया है कि आप ठहरें और सोचें कि क्या ये चीज मेरे साथ भी घट सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो ऐप्स प्ले स्टोर और इंटरनेट पर मौजूद हैं उनके इस्तेमाल में सावधानी बरतें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ABP लाइव को सब्सक्राइब करें।